बच्चों, इस वीडियो में हम आपको नया लेसन शुरू करेंगे। इसका नाम है भारत भू संसाधन तथा कृषि। इसको इंग्लिश में इंडिया लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर कहते हैं। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा संसाधन। तो पृथ्वी पर समस्त तत्वों जो आदमी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं उसको संसाधन कहते हैं। जो भी पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं जो आदमी की जरूरतें पूरी करते हैं उनको संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, कोयला, तेल, गैस, ऊर्जा, ये सभी आदमी की आवश्यकताओं को पूरी करता है, इसीलिए इनको संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भू संसाधन, लैंड रिसोर्स। लैंड सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी माइनिंग होती है, कोयला, तेल, गैस और खेती, वो सब पृथ्वी के ऊपर ही होती है। तो इसलिए जमीन जो है पृथ्वी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है जो आदमी की आवश्यकताओं को पूरी करता है। और आदमी जो है भूमि का इस्तेमाल आदमी खेती के लिए करता है और मकान बनाने के लिए करता है और खेल का मैदान बनाने के लिए करता है, चरागाह के लिए करता है और बहुत सारे कामों के लिए जो जमीन पाई जाती है, पेड़ों के लिए, फलदार वृक्षों के लिए, गार्डन के लिए, जो जमीन पाई जाती है उसका उपयोग मानव कई तरह से करता है। तो इस स्थिति में भारत की जमीन को जो है बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भू उपयोग का वर्गीकरण, ये लैंड यूज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में भू उपयोग का वर्गीकरण का काम राज्यों में स्थित राजस्व विभाग, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। और भारत की जमीन को जो है 9 भागों में बांटा गया है। यूं कह सकते हैं कि जमीन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो 9 तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अब किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है इस टॉपिक में बताएंगे। भू उपयोग का वर्गीकरण 9 भागों में बटा है। तो सबसे पहले वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, तीसरा बंजर और व्यर्थ भूमि, चौथा स्थायी चरागाह क्षेत्र, पांचवा विभिन्न तरु फसलों एवं उपवनों के क्षेत्र और छठा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि और निवल बोया गया क्षेत्र। इन 9 भागों में पृथ्वी को या भू उपयोग का वर्गीकरण 9 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वनों के अधीन क्षेत्र। तो वर्गीकृत वन क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा सीमांकन किया जाता है। तो वर्गीकृत वन क्षेत्र वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र में अंतर होता है। एक वास्तविक जितना एक्चुअल है जाके देखिए आप, वो अलग होगा, एक वर्गीकृत क्षेत्र होता है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। वर्गीकृत वह क्षेत्र होता है जिसका सीमांकन सरकार द्वारा किया जाता है, उन्हें वर्गीकृत क्षेत्र कहता है। और जहां पर वन विकसित हो सके उस एरिया को वर्गीकृत क्षेत्र कहा जाता है। मगर इसका मतलब नहीं है कि वास्तविक रूप से वहां जितना वर्गीकृत क्षेत्र है उतने ही क्षेत्र में वन मिले। वास्तविकता में अलग क्षेत्र में मिलते हैं और वर्गीकृत अलग होता है। तो वनों के अधीन क्षेत्र पाया जाता है भारत में जो वनों के अधीन क्षेत्र पाया जाता है वो वास्तविकता में और वर्गीकृत क्षेत्र में बहुत फर्क मिलता है। उसके बाद आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि मतलब खेती के अलावा दूसरे कामों में अगर जमीन का इस्तेमाल हो रहा है तो वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाता है। अब इसको समझने के लिए इस वर्ग के अंतर्गत वे भूमि आती है जो खेती के अलावा और कामों में उपयोग होती है। इस्तेमाल अगर खेती नहीं कर रहे, उसके अलावा दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी जमीन का, तो इस ग्रुप के अंदर वही जमीन आ जाएगी, वो कहलाएगी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस वर्ग की भूमि का इस्तेमाल बस्तियों के लिए होता है, मकान बनाने के लिए होता है, नहरों के लिए होता है, सड़कों के लिए होता है, कारखानों के, दुकानों के लिए, विकास के लिए होता है। तो जो जमीन का इस्तेमाल खेती के अलावा आपका नहरों के, सड़कों के, कारखानों, दुकानों आदि बनाने के लिए किया जाता है उसको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है बंजर अव्यर्थ भूमि। नाम से ही आप समझ सकते हैं बंजर मतलब वेस्ट लैंड, इनफर्टाइल लैंड, अनउपजाऊ भूमि, मतलब ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं की जा सकती, जो खेती के लायक नहीं होती। ऐसी भूमि पहाड़ों पर पाई जाती है, मरुस्थलों में, रेगिस्तानों में, गड्ढों के रूप में पाई जाती है
और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस खेती को उपयोगी नहीं बना सकते। हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो टेक्नोलॉजी है आगे आने वाले वक्तों में हो सकता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और इस बंजर जमीन को और व्यर्थ भूमि का भी इस्तेमाल होने लग जाए, खेती के लिए या और कोई कामों के लिए कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है, बंजर है व्यर्थ भूमि। इसके बाद आता है स्थायी चरागाह। चरागाह मतलब वो क्षेत्र होता है जहाँ जानवरों के लिए चारा मौजूद होता है। तो ये स्थायी चरागाह, वहां परमानेंट चारा मिलता है, जानवर जाते हैं वहां, वो चारा चरते हैं और उससे उनकी जो है उनको खाने की दिक्कत नहीं हो पाती जानवर को। तो इस वर्ग की ज्यादा भूमि पर ग्राम पंचायत की सरकार का स्वामित्व होता है। ग्राम पंचायत इसकी मालिक होती है। चरागाह वाले क्षेत्र की इस भूमि के केवल छोटे भाग को निजी होता है, किसी का प्राइवेट हो सकता है, और ज्यादातर भाग जो है सरकारी होता है। और ग्राम पंचायत के नियंत्रण वाली भूमि पर सभी की साझा संपत्ति या साझा संसाधन कहलाता है, वो सभी का है, किसी एक का नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक है। और निजी मतलब जो अपना होता है, तो उसका कुछ भाग निजी होता है और ज्यादातर भाग जो है उसका आपका सरकार के अंडर में होता है। तो ऐसा जो है स्थायी चरागाह क्षेत्र में होता है और अपने जानवर लोग लाके चराते हैं उस क्षेत्र में। इसके बाद आता है पांचवा, विभिन्न तरु फसलों एवं उपवनों के क्षेत्र। तरु मतलब विविध जातियों के पेड़ों की फसलें, ऐसे क्षेत्र जिनमें उद्यान हो, गार्डन हो, फलदार पेड़ हो, को उस जमीन को शामिल किया जाता है इस ग्रुप के अंदर जहाँ पेड़ पाए जाते हैं, फलदार पेड़, चाहे सेब का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे आपका और कोई बगीचा हो, तो वो गार्डन भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। क्यों? तो इस वर्ग की ज्यादातर जमीन निजी होती है, प्राइवेट होती है, तो वो अपनी होती है, तो उस पर फलों का बाग लगा लें या आम का बाग लगा लें या अमरूद का लगा लें। तो ऐसी जमीन जो फलों के और उद्यान के गार्डन के अंडर में आती है, तो उसको कहते हैं विभिन्न तरु फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। उसके बाद आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ये कौन सा पॉइंट है? 6 पॉइंट। इस वर्ग के अंदर उस जमीन को शामिल किया जाता है जिसमें पिछले 5 साल से खेती नहीं की गई, मतलब 5 साल से वो जमीन ऐसे ही पड़ी है, कोई खेती उसमें की नहीं जा रही, और आधुनिक भूमि सुधार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उसे खेती लायक बनाया भी जा सकता है। 5 साल से पड़ी है जमीन, ऐसी पड़ी है, कोई उसमें खेती नहीं हो रही, मगर आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और भूमि सुधार के इस्तेमाल से उसको चाहते हैं तो खेती के लायक हम बना सकते हैं। ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, भूमि तो व्यर्थ पड़ी है मगर कृषि योग्य है, उसे कृषि के काम की बना सकते हैं। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, वर्तमान प्रति भूमि। ये वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम में इस वर्ग के अंदर वो जमीन आती है, वो भूमि को शामिल किया जाता है जिसमें 1 साल या इससे कम के लिए खेती नहीं की गई। 1 साल या उससे कम टाइम के लिए अगर उसमें खेती नहीं की गई तो वो वर्तमान प्रति भूमि कहला जाएगी। भूमि की गुणवत्ता बनाने के लिए कभी कभी किसान 1 साल के लिए अपनी जमीन को छोड़ देता है, यह एक पारंपरिक चलन, एक ट्रेडिशन है। उसकी वजह से वो जमीन की उपजाऊता बढ़ जाती है, फर्टाइल हो जाती है, जमीन के अंदर अच्छी पैदावार होती है। तो भूमि को पड़ती रखने में उसकी उपजाऊ शक्ति प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। अगर जमीन को 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है तो जमीन की जो प्राकृतिक रूप से शक्ति उसकी वापस आ जाती है और जमीन ज्यादा उत्पादन करने लग जाती है और जमीन में ज्यादा अच्छी खेती होने लग जाती है। उसके बाद आता है 8वां, पुरातन प्रति जमीन। ये भी वही जमीन होती है, अगर 1 साल से अधिक तक के, ये 5 साल तक के, अगर किसी जमीन पर 1 साल और 5 साल के बीच में अगर किसी जमीन पर खेती नहीं की गई, ये कोई भूभाग 5 साल से ज्यादा तक के खेती नहीं की जा रही है, तो उस भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में सम्मिलित किया जाता है। मगर पुरातन प्रति भूमि का मतलब यह है कि 1 से 5 साल के बीच में अगर किसी जमीन पर खेती नहीं की जा रही तो उसे कहेंगे पुरातन प्रति भूमि, और अगर 5 साल से ज्यादा समय उसको बीत गया तो उसको दूसरे ग्रुप में शामिल कर लेंगे, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में उसको शामिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद आता है आखिरी, निवल बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया सोन इंग्लिश में कहते हैं, जहां फसलें उगाई और काटी जाती हैं उसे निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। अब तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को बढ़ने के लिए खाने की आपूर्ति चाहिए। इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए हमें जमीन के अंदर उत्पादन करना पड़ेगा। तो जहां फसलें उगाई और काटी जाती है उसको निवल
बोया क्षेत्र है। तो ये हमने बताया है कि जमीन का इस्तेमाल किस किस चीज में होता है और किस किस चीज में जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। भू राजस्व विभाग ने ये वर्गीकरण किया है, 9 भागों में बांटा है।